दोस्तों, जो अपनी सीरीज चल रही है द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, उसमें जो अपना चैप्टर चल रहा है वो है तल्ला देश मैन ईटर। उसका पिछला पार्ट 3 चैप्टर हो गए थे, 4th चैप्टर आज सुना रहा हूँ। कॉर्बेट बोलते हैं कि जिस रास्ते पे चल रहे थे, जो घना जंगल था, जो 6 फुट चौड़ा था, और जहाँ इन्होंने अपने आदमियों के लिए एक क्रॉस का साइन बना दिया था, क्योंकि ये तामली गांव होके आ गए थे, तो ये चाहते थे कि आदमी उस तरफ ना जाए। जब इनको ढूंढते हुए आए तो उस रास्ते में आगे करीब 4 मील ये चले। जब वहां से चले तो बाहर निकले तो इनको एक रिवर स्ट्रीम नजर आई, और वहीं से नीचे से एक ओक का फॉरेस्ट शुरू हो रहा था। अब नदी को उन्होंने पार किया पैर रख रख के, तो उसमें गोल गोल से पत्थर थे जो पैरों में फील हो रहे थे। नदी जैसे इन्होंने क्रॉस करी तो सामने एक मैदान सा आ गया, और उसके सामने ही एक गांव नजर आ रहा था। अब जब ये गांव की तरफ को चले तो वहां से कुछ लड़कियां आ रही थी। उन्होंने जैसे ही इनको देखा बंदूक टांग के और इनके ड्रेस को देख के, वो चिल्लाने लगी खुशी से, साहब आ गए, साहब आ गए। और उन लड़कियों की आवाज इनसे पहले गांव पहुंच गई। तो जब तक ये गांव पहुंचते सारे लोगों ने इनको घेर लिया, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, और सब बड़े खुश थे कि साहब आ गए। अब जब गांव के मुखिया से नाम पूछा तो उन्होंने बताया तल्ला कोट नाम है इस गांव का, और बोले 2 दिन पहले ही पटवारी इनको, साहब को, मतलब जिम कॉर्बेट को ढूंढता हुआ आया था कि साहब आ गए क्या। तो उससे इन लोगों को मालूम चला कि साहब आ रहे हैं नैनीताल से, और वो मारने आ रहे हैं तल्ला देश मैन ईटर को। और जैसे ही पटवारी वहां आया था उसके फौरन बाद एक गांव की औरत को मैन ईटर ने मार दिया। और जैसे कि डिप्टी कमिश्नर अल्मोड़ा के ऑर्डर्स थे कि कोई भी, चाहे पशु मारा जाए चाहे इंसान, उसको छेड़ा ना जाए जिम कॉर्बेट के आने तक। तो वो जो शिकार था, जो लेडी जिसको मार दिया गया था, उसका उन्होंने दाह संस्कार नहीं किया था। जहां भी वो शेर ले गया था मैन ईटर, वहीं पे वो पड़ी हुई थी। अब वहां पे एक पार्टी भेजी गई कुछ लोगों की, जो देखने गई कि वो औरत अभी भी पड़ी है कि शेर ने उसको पूरा खा लिया है। अगर पड़ी है तो वहां पे एक मचान बनाया जाए जहां बैठ के जिम कॉर्बेट शेर का इंतजार करेंगे। अब जो पार्टी थी वो छोटी मोटी पार्टी नहीं थी, 30 आदमी भेजे गए थे। इतना दहशत थी मैन ईटर की, एक साथ 30 आदमी गए थे देखने। और आके उन्होंने जो खबर दी वो चौंकाने वाली थी। मैन ईटर ने उस औरत को पूरी तरह से खा लिया था। वहां अगर कुछ बचा था तो केवल उसके दांत। अब कॉर्बेट ने पूछा उसके कपड़े, तो वो बोले कपड़े भी नहीं है। तो इनको भी आश्चर्य हुआ कि हड्डी और कपड़े क्यों नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पे मारा है शिकार ने। तो एक करीब 17 साल का लड़का था जो उस पार्टी का भी हिस्सा था, वो बोला वो उनको वहां ले जाके पॉइंट आउट करके वो जगह बता देगा जहां मैन ईटर ने मारा था, क्योंकि वो उस जो औरत मारी गई थी उसका बेटा ही था। अब वो लड़का लेके चला इनको, साथ साथ पीछे पीछे गांव के औरतें और बच्चे भी आ रहे थे, और एक जगह लेके गया जहाँ 2 पहाड़ियों को मिलती हुई जगह थी, जो कि घोड़े की जो सीट होती, काठी, उसके आकार की जगह थी। वहां ले गया। अब वो जो घोड़े की काठी के आकार की जगह थी, वो वहां से 2 वैलियां नजर आती थी। एक तो जो लेफ्ट साइड की थी, वहां से लद्या रिवर की वैली नजर आती थी। राइट साइड में काली रिवर की वैली नजर आती थी। अब वहां से जो दूर दूर तक के नजारे दिख रहे थे, जंगल भी थे, घास के मैदान भी नजर आ रहे थे। वहां से एक जगह पे उंगली दिखा के लड़के ने बताया कि वो जो झाड़ियों के पास घास दिख रही है, वहां मेरी मदर को टाइगर ने मारा है। और वो अकेली नहीं थी, कई सारी औरतें थी जो कि घास काटने गई हुई थी। वहीं पे एक झाड़ी के पास में एक पेड़ लगा हुआ था, जहां पे उसकी डालें लंगूर ने तोड़ दी थी। उसके नीचे उस लेडी की बॉडी मिली थी। अब वो कह रहा है ना तो उसने, ना हुई जो पार्टी जो गई थी देखने के लिए, उन्होंने कुछ देखा। केवल उन्होंने पहले तो एक घुराल की कॉल सुनी और उसके बाद लंगूर की। अब ये बोले कि जो घुराल है कई बार टाइगर को देख के भी कॉल करता है और आदमी को देख के भी कॉल करता है, लेकिन लंगूर आदमी को देख के कॉल नहीं करता, वो टाइगर को देख के ही कॉल करता है। ये बोलते तो इनको लगा कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब वो उस जगह के आसपास ही टाइगर बैठा हो, और जब ये 30-30 आदमी आ रहे थे तो वो वहां से सरक गया हो, और उसको सरकते हुए घोराल और लंगूर ने देखा हो। अब जिम कॉर्बेट सोच सोच के अपने दिमाग में कल्पना कर रहे थे कि क्या एरिया है, कैसे कैसे टाइगर गया होगा। तभी पटवारी, जो कि खाना खा रहा था जब ये जिम कॉर्बेट आए थे, आ गया और इनको ज्वाइन कर लिया। अब इन्होंने पूछा कि जो 2 भैंसों का ऑर्डर दिया था उसका क्या हुआ। तो बोला सर, वो मैंने ऑर्डर दे दिया था कि वहां भेज दिया जाए। जब मैं आ रहा था तो एक बच्चे को मार दिया गया, लेकिन वहां पे कोई भी अटेंड करने वाला नहीं था और आप भी नहीं पहुंचने वाले थे, तो बॉडी वहां से उठा ली गई थी। फिर वहां पे डीसी साहब के पास, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास खबर भेजी कि बॉडी का क्या किया जाए। तो वहां से मैसेज आया कि इसका दाह संस्कार कर दो। अच्छा, जो इनके आदमी थे जो उस गांव में थे, वो अभी तक नहीं पहुंचे थे, जिसके इंतजार में इन्होंने रास्ते में निशान वगैरह बनाए थे।
तो उन्होंने वो गांव के मुखिया को बोल दिया कि मेरा टेंट पिच करवा दो जो पास में नदी बह रही है उसके पास में, और फिर ये निकल पड़े इलाके का जायजा लेने के लिए। अब जब ये निकले तो इनके कई उद्देश्य थे। एक तो ये था कि ये जो मैन ईटर है ये मेल है कि फीमेल है, अगर ये फीमेल है तो क्या उसके साथ बच्चे भी हैं, क्योंकि ये इलाका इनके लिए अननोन था। इन्होंने पूरा कुमाऊं घूमा था लेकिन इस इलाके में ज़्यादा घूमे नहीं थे, तो इनके लिए एक अनजान इलाका था ये। जब इन्होंने गांव के मुखिया से पूछा कि मुझे ईजीएस्ट वे बता दो कि मैं कैसे नीचे वैली में उतर के जाऊं, तो वो बच्चा जिसकी मदर को मार दिया था 17 साल का, बोला साहब मैं आपके साथ चलूंगा और आपको रास्ता दिखा दूंगा। कॉर्बेट को लगा कि देखो इस इलाके के लोग कितना साहस दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मैन ईटर घूम रहा है और ये बच्चा बार बार बोलता है कि मैं साथ चल लूंगा। और 30 लोग भी चले गए थे पार्टी बना के ढूंढने के लिए। और दूसरी बात, मैं तो एक अजनबी हूँ, उसके बावजूद मुझ पर कितना भरोसा कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। उस बच्चे का नाम था डूंगर सिंह। तो बोले ये बच्चा भी एक बहादुरी की एक मिसाल था। अब ये बोले ये लड़का जो डूंगर सिंह है पूरी काफ़ी साल से मैन ईटर के दहशत के साए में जिया। इसकी माँ को मैन ईटर ने मार दिया। अभी कुछ घंटों पहले ही इसने अपने माँ के दांत देखे हैं, थोड़े से जो रिमेन्स हैं, और उसके बावजूद ये हिम्मत दिखा रहा है। मात्र 17 साल का है। इसकी बहादुरी की तो मिसाल देनी ही पड़ेगी। जब मैं अपनी मदर को देखने गया तो घुराल की कॉल थी, लंगूर की कॉल थी। इसको पता था कि वो मैन ईटर आसपास है, लेकिन क्योंकि ये 30 आदमियों के साथ था इसको लग रहा था कि ये सेफ है। अब जो ये घोड़े की काठी वाला आकार था जहां से नीचे वैली नजर आती थी, वहां से उतरने का कोई रास्ता नहीं था। तो डूंगर सिंह कॉर्बेट को पहले गांव ले गया। गांव से जो बकरियों के जाने का रास्ता था वहां से लेके गया। रास्ते में कॉर्बेट ने उसको डूंगर सिंह को बताया कि मुझे सुनने में तकलीफ है, क्योंकि इनके एक कान का ड्रम तो फट गया था, उसका इलाज चल रहा था, वो लेफ्ट वाला कान था। तो इन्होंने डूंगर सिंह को बोला कि अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, मुझसे कुछ कहना चाहते हो, तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। मेरे पास आना, धीरे से जोर से चिल्लाना मत, और मेरे दाएं कान में फुसफुसा के बोलना, क्योंकि अगर चिल्ला के बोलता तो कॉर्बेट बाद में सुनते, टाइगर पहले सुन लेता। थोड़ी देर बाद डूंगर सिंह रुक गया और उसने पीछे मुड़ के देखा। तो कॉर्बेट ने भी मुड़ के देखा उस तरफ। देखा तो वहां से पटवारी दौड़ता हुआ आ रहा था तेजी तेजी से, और उसके साथ एक आदमी था, उसके हाथ में शॉटगन थी। अब इनको लगता जरूर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया, तो उसका इंतजार करते हैं। जब आए तो इनको पता चला अरे ये तो पटवारी उनके साथ जाना चाहता था, और वो जो शॉटगन थी उसका बॉडीगार्ड था जो उसे रखा हुआ था, तो उसके साथ चलना चाहता था। तो जिम कॉर्बेट साथ लेके जाना तो चाहते नहीं थे, फिर भी उन्होंने अनमने मन से हाँ बोल दिया, क्योंकि वो पटवारी ने और उसके जो दूसरा आदमी था, दोनों ने मोटे मोटे बूट पहने हुए थे, और वो बूट आवाज करते थे। तो जब वो चलते तो वो टाइगर को पहले खबर मिल जाती, क्योंकि जिम कॉर्बेट जो जूते पहनते थे वो रबर सोल वाले होते थे। अब ये करीब थोड़ा आगे चले तो रास्ता, एक खुला सा मैदान सा आ गया, ग्रासलैंड। वहां से 2 रास्ते जा रहे थे। एक जो लेफ्ट साइड का जा रहा था, पहाड़ी नाले की तरफ जा रहा था, और राइट हैंड साइड का जो जा रहा था वो राइट हैंड साइड में एक पहाड़ी थी, उस तरफ जा रहा था। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पहाड़ी नाला था, उस तरफ को डूंगर सिंह ने पहाड़ी नाले की तरफ इशारा किया और कॉर्बेट के कान में फुसफुसाया कि ये वो साइड है जहां पे इसकी माँ को टाइगर ने खाया था। अब कॉर्बेट नहीं चाहते थे कि वो वहां जाएं और वहां पर जो टाइगर के पगमार्क हों वो इन आदमियों ने जिन्होंने जूते पहने हुए हैं इनके चलते खराब हो जाए। तो इन्होंने डूंगर सिंह से कहा तुम यहीं रुक जाओ इन दोनों आदमियों के पास, क्योंकि इनके पास बंदूक भी है। और वो अकेले गए उस जगह पे पगमार्क ढूंढने। अब जैसे ही इन्होंने बोला तो डूंगर सिंह ने ऊपर की तरफ देखा, राइट हैंड साइड में। इन्होंने भी उधर देखा तो देखा वो जो घोड़े की काठी वाला जो शेप था जहां से इन्होंने वैली को देखा था, वहां बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, इन्हीं की तरफ देख रहे हैं। वो लोग को इशारों से डूंगर सिंह को कुछ समझा रहे थे। तो इसने कान पे हाथ लगा लिया, समझता रहा। फिर ये बोला कि मेरा भाई बोल रहा है कि वहां दूर पे एक खेत है, उसमें लाल रंग का कुछ पड़ा हुआ है, जो उनको ऊपर से दिख रहा था। लड़का बोला कि मेरा भाई बता रहा है कि नीचे जो वीरान खेत है उसमें कुछ पड़ा हुआ है लाल लाल रंग का। अब वीरान खेत वो होता है जिसको बंजर, जिसमें की खेती वेती नहीं होती। उसमें जब इन्होंने देखा तो लाल लाल रंग का कुछ पड़ा था, सूरज की रोशनी में नजर आ रहा था। अब ये बोले जो धूप में लाल लाल दिख रहा है वो एक काकड़ भी हो सकता है, एक यंग सांभर भी हो सकता है, लेकिन वो टाइगर भी हो सकता है। अब इन्होंने पटवारी की गन को अनलोड कर दिया और सब लोगों के पेड़ पे चढ़ा दिया और उनको बोला बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल भी आवाज मत करना जब तक मैं ना बोलूं। वो आदमी खुशी खुशी पेड़ पे चढ़ गए और उतना ऊपर चले गए जितना ऊपर वो जा सकते थे। अब ये चले तो जो ट्रैक था उसमें वो आगे जाके खेतों में मिल रहा था, वहां जौ की खेती हो रही थी। और ये जो खेत था ये करीब 100 फुट लंबा था, एक साइड से करीब 10 फीट था चौड़ाई में, एक तरफ से करीब 30 फीट था चौड़ाई में। अब जब डूंगर सिंह ने देखा कि वहां देख रहे हैं तो उसने बताया कि वहां से
इस खेत के आखिरी एंड पे आप जाओगे तो आपको वो वीरान खेत दिख जाएगा, जहां पे वो लाल लाल चीज जो चमक रही है धूप की रोशनी में आपको दिख जाएगी। अब यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था उसमें ग्रास फील्ड था और वहीं पे छोटे छोटे टहनियाँ और पेड़ उग रहे थे ओक के, यानी कि बांज के। उसके पीछे एक पहाड़ी नाला था, वहीं पे डूंगर सिंह की माँ को मैन ईटर टाइगर ने खाया था। अब वहां से एक और खेत दिख रहा था, लंबा सा ही, ऐसा ही करीब 100 फीट और 10 फीट, 100 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, में हल्की हरे रंग की एक घास लगी हुई। अब उसमें जो 4-4, 5-5 फीट की हाइट के कुछ बड़े खुशबूदार टाइप के पौधे लगे हुए थे, जो कि गुलदाउदी के जो पौधे होते हैं उस तरीके के थे। और वहां पे थोड़ी दूर पे 2 टाइगर बैठे थे, जिनके आपस की दूरी करीब करीब 10 फीट रही होगी। अब जो टाइगर लेटे हुए थे उनमें से एक की पीठ इनकी तरफ थी और सिर पहाड़ की तरफ था, दूसरे टाइगर का पेट इनकी तरफ था और पूंछ पहाड़ की तरफ थी। दोनों टाइगर गहरी नींद में सो रहे थे और जो पास वाला टाइगर था वो बहुत अच्छा निशाने में आ रहा था इनके, जिम कॉर्बेट के। लेकिन इन्होंने सोचा जैसे ही उसको गोली मारेंगे, दूसरा वाला उछल के घना जंगल जो पास में ही है वहां चला जाएगा। अब इन्होंने सोचा कि अगर मैं दूर वाले को मारता हूं, क्योंकि पास वाले का जो फेस था वो जंगल की तरफ था, दूर वाले की पूंछ जंगल की तरफ थी, सिर पहाड़ की तरफ था, तो इसी तरफ आता और वहां दिखता वो भागने पे। इन्होंने सोचा पास वाले को नहीं मारता, दूर वाले को पहले मारता हूं। जो टाइगर था उसकी दूरी करीब 120 गज थी। आइए उन्होंने अंदाजा लगाया, क्योंकि डाउन साइड में था तो कितना एंगल रखना है, क्योंकि थोड़ी सी बुलेट ऊपर आनी चाहिए थी। अब इन्होंने अपनी कोहनियां जमीन पे रखी, निशाना लगाया और उसके बाद में अंदाजा लगाया कि उसका हार्ट कहाँ पे होगा। उसको निशाने में लेके इन्होंने ट्रिगर दबा दिया। वो टाइगर जिसको गोली मारी गई वो तो हिला भी नहीं, ऐसे ही मर गया। दूसरा टाइगर बिल्कुल बिजली की गति से उछला और 5 फुट ऊपर एक खेत था वहां चला गया, जो कि एक जो खेतों में नहर लाते, हल्की हल्की सी नहर होती, छोटी छोटी नालियां टाइप की जो चैनल होती है पानी लाने की, उसका जो मेड़ समझ लीजिए जाए, एक थोड़ा उठा हुआ एरिया था, उस पर चढ़ गया। अभी उनके सामने विजिबिलिटी में आ गया और वो ऊपर चढ़ के उस टाइगर जो मरा था उसकी तरफ देख रहा था। अब इन्होंने दूसरा शॉट मारा और वो वहीं के वहीं गिर गया, जो वो रेन वाटर चैनल थी उसमें गिर गया। अब जब इन्होंने दूसरा शॉट मार दिया तो इनको कुछ हलचल सी दिखाई दी, वहां पे जो वो खुशबूदार थे, जो गुलदाउदी टाइप के जो पौधे थे, वहां पे हलचल दिखी और लगा उसके अंदर से, क्योंकि 4-5 फीट की हाइट थी उसकी, उसके अंदर कोई भारी भरकम जानवर जा रहा है, जिस तरह से वो हिल रहे थे। अभी उसको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन जो पत्तियां हिल रही थी जिसके अंदर अंदर वो चल रहा था, उससे ये मूवमेंट का अंदाजा लगा रहे थे और इंतजार कर रहे थे कब ये उनसे बाहर आएगा। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और देखा तो एक बहुत बड़ा टाइगर था। एक खेत था, एक जो कर्व था, जिस साइड ये लेट के निशाना मार रहे थे कोहनी रख के, उसी की सीध में एक कर्व पे दूसरी साइड ये वाला टाइगर था, मतलब तीसरा वाला जो बाद में था। तो ये बोले मैंने गोली के बाद जानवर को गिरते हुए देखा है, सिकुड़ते हुए देखा है, लेकिन ऐसे गिरते कभी नहीं देखा जैसे ये टाइगर गिरा मेरे गोली मारने पे। इसमें इन्होंने क्या, जैसे ही गोली मारी, टाइगर पहले हल्का सा गिरा, फिर धीरे धीरे ढाल पे लुढ़कने लगा, तेजी से लुढ़कता गया, आगे जाके एक बांज के पेड़ की डाल के बीच में फंस गया। उसका पेट फंस गया, सिर एक तरफ लटक रहा था, पैर और पूंछ एक तरफ लटक रहे थे। अब ये राइफल शोल्डर पर रख के वेट करते रहे कोई मूवमेंट है क्या उसकी। अब जब ये 3 टाइगर मर गए तो उन्होंने पटवारी की तरफ देखा, जो पहाड़ के वो पेड़ की चोटी से बिल्कुल ग्रैंड व्यू देख रहा था, बालकनी व्यू था जिसके पास। अब इन्होंने डूंगर सिंह की तरफ देखा जो इनके साथ ही था। वो जब तक ये मार रहे थे तो हल्की हल्की सांसें ले रहा था, जैसे इन्होंने टाइगर मार दिया वो डांस करने लगा। फिर उसने उस तरफ देखा जो घोड़े की काठी के वाला जो आकार था, जो पब्लिक खड़ी हुई थी, वो सब भी नाच रहे थे। अब ये समझ गया कि भाई अब डूंगर सिंह आने वाली पीढ़ियों तक ये कहानियां सुनाएगा कि मैं साहब के बगल में खड़ा था और 3-3 टाइगर मारे गए थे। अब जब तक इन्होंने पहले टाइगर के बाद दूसरे को मारा तो इनको लगा कि टाइगर के साथ में उसका मेट मिल गया है, मेटिंग पीरियड में है लगता है। लेकिन जब इन्होंने तीसरा टाइगर मारा तो समझ गया कि एक माँ थी, बाकी 2 इसके कब्ज थे। लेकिन ये कह रहे थे कि ऐसे अंदाजा नहीं लगा पा रहा था मैं दूर से कौन माँ थी कौन बच्चे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही साइज के हो चुके थे। लेकिन इन 3 में से एक टाइगर तल्ला देश मैन ईटर था, इस बारे में कोई भी डाउट नहीं था। ये बोले ऐसी बात नहीं कि पहाड़ों पे और टाइगर नहीं होते, लेकिन ये 3 टाइगर उस जगह पे पाए गए जहां पे एक औरत को खाया गया था टाइगर के द्वारा। अब बच्चों को माँ के किए हुए पाप की सजा मिली, क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चों ने आदमी का मांस खाया नहीं था, लेकिन वो उन्होंने खाया था जब माँ के द्वारा ला के दिया गया था, क्योंकि ये बहुत सालों से एक्टिव थी, 8 साल से करीब। तो जब बच्चे छोटे थे या जब पैदा ही नहीं हुए थे, तब से माँ उनको आदमियों का मांस खिला रही थी।
अब जब ये माँ से दूर जाते तो इस बात की ऐसी कोई गारंटी नहीं थी कि माँ से दूर जाने के बाद ये मैन ईटर ही बन जाते, लेकिन बन सकते भी थे। और कॉर्बेट बोलते हैं कि जब मैं ये मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं बुक लिख रहा हूं तो मेरा कंक्लूजन ये है कि इंडिया के अंदर मैन ईटर मदर के बच्चे जरूरी नहीं है कि वो मैन ईटर बने। अब ये अपना एक जगह पैर लटका के नीचे बैठे हुए थे आराम से, और सिगरेट खुद भी पी रहे थे, और एक सिगरेट घूम रही थी, जो बाकी लोग थे सब एक एक सुट्टा मार रहे थे। अब इन्होंने बोला मैं पहले उस टाइगर को देख के आऊंगा जो वो नहर सी में गिर गया है, जो रेन वाटर चैनल है जहाँ गिर गया है। अब ये बोले देर करने की कोई वजह नहीं थी, वहां जाके देखना ही ठीक है। और बोले चाहे किस्मत बोलो चाहे जो, मेरे तल्ला देश आने कि जहां मुझे मैन ईटर को मारना था, कुछ ही घंटों बाद मैन ईटर और उसके 2 बच्चों को मार गिराया। और बोले मेरी कंडीशन उस शिकारी की तरह थी जो जिसका खून अंदर से जोश से उछाले मार रहा था, क्योंकि अभी अभी मैंने मैन ईटर मारा था, मेरे पास मेरी बंदूक रखी थी, और मारा भी ऐसा था कि उस टाइगर के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं थी कि वो मरा कि नहीं मरा। अब जो इनके आदमी थे वो बोले कि उन्होंने वो लक नहीं मान रहे थे, वो ये मान रहे थे कि उन्होंने आने के पहले मुहूर्त निकलवाया था पंडित जी से नैनीताल में, और उन्होंने जो मुहूर्त निकाला था उस पे वो चले थे ताकि इनको सक्सेस मिले ही। और जब ये लोग वहां से चले थे तो जो बुरी आत्माएं हैं जो काम में विघ्न डालती हैं वो मौजूद नहीं थी। अब कॉर्बेट बोल रहे हैं मेरी सक्सेस को गुड लक नहीं माना जा रहा, लेकिन अगर मैं उन टाइगर्स को निशाना मारने में चूक जाता तो फिर मेरी जो फेल्योर थी उसको बैड लक ही बोला जाता। क्योंकि कॉर्बेट का मानना था कि कितना ही बढ़िया निशाना लगाया गया हो और एक गोली जानवर की तरफ चले, वो जानवर नहीं मरता अगर उसका वक्त ना आया हो। बोले हर शिकारी अंधविश्वासी होता है, मैं भी हूं और मेरे साथ वाले भी थे। मैं शुक्रवार को कोई भी जर्नी स्टार्ट नहीं करता शिकार पे जाने की। और बोले इसीलिए मैं, जब ये पहाड़ के लोग बोलते हैं कि सर शुक्रवार को इस दिशा में नहीं जाएंगे, मंगलवार को यहाँ नहीं जाएंगे, सोमवार को वहां नहीं जाएंगे, तो बोले मैं हंसता नहीं हूँ। बोले रीजन क्या है कि जब ये सारे डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस डेट पे इस दिशा में चलना है, सारे लोग हंसते हंसते खुशी खुशी जाते हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं कि वो कह रहा है जी मंगलवार को इस तरफ नहीं जाना है और मैं उसको उस तरफ लेके जाऊं, तो पूरे रास्ते टेंशन में रहेगा और उसकी वजह से पूरा ग्रुप टेंशन में आ जाएगा। अब जब इन्होंने सिगरेट खत्म होने की थी और ये उधर वो चैनल वाले टाइगर को देखने जा रहे थे, तभी इन्होंने देखा कि वो जो लुढ़कता हुआ गया था टाइगर बड़ा वाला, जिसको ये फीमेल टाइगर समझ रहे थे, जो बांज के पेड़ में पेड़ की बल पे अटक गया था, और वो टाइगर सरकने लगा। हुआ यह था कि जब पूरी बॉडी का ब्लड उस तरफ आ गया तो वो पार्ट हैवी हो गया, उस वजन से वो वहां से निकल के सरकने लगा। अब जब ये ओक के पेड़ से निकल के घासों में जाने लगा, वहीं पे एक रिज थी, रॉक के पास जाने लगा, तो इन्होंने अपनी बंदूक उठाई और फिर गोली चलाई। और ये बोलते हैं मुझे ये बोलने में थोड़ी सी शर्म आ रही है कि मैं ये दिखाना भी चाहता था कि देखो जो एक टाइगर लुढ़कता हुआ जा रहा है चट्टानों के बीच से, मैं उसको भी गोली मार सकता हूँ। अब वो जो टाइगर लुढ़कता हुआ चला गया तो पहले तो झाड़ियों की आवाज आती रही लुढ़कने की, फिर जोर से धाम की आवाज आई। अब बोले ये बात जरूरी नहीं है कि मैंने उस गिरते हुए टाइगर को गोली मारी, उस मेरा निशाना उस पर लगा कि नहीं लगा। हाँ इतना तय है कि जहां वो अटका हुआ था, अब जहां गिर गया है, वहां से इन आदमियों को लाने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इनकी सिगरेट खत्म हो गई थी, इन्होंने आदमियों से कहा चुपचाप यहीं बैठे रहो, और ये उस वाले टाइगर को देखने चले गए जो रेन वाटर चैनल में गिरा हुआ था। अब जब ये रेन वाटर चैनल वाले टाइगर को देखने जा रहे थे, थोड़ा सा उसमें चढ़ाई थी, चढ़ रहे थे, तभी डूंगर सिंह चिल्लाया देखो साहब देखो टाइगर। अब इनको लगा इन्हीं की तरफ से यहीं बैठ गए राइफल लेके, किधर से आ रहा है देखने को। इनको लगा कि टाइगर इनकी तरफ आ रहा है, तो वो डूंगर सिंह बोला साहब उधर नहीं इधर। अब देखा तो वो लड़का उधर इशारा कर रहा था जहां वो टाइग्रेस जो लुढ़क के गई थी उस साइड को इशारा कर रहा था। अब इन्होंने ध्यान से, पहले तो उनको कुछ नजर नहीं आया, फिर ध्यान से देखा तो एक टाइगर जा रहा है लंगड़ा के, 2-3 स्टेप ले लेके धीरे धीरे चल रहा है। अब ये जो टाइगर लंगड़ा के चल रहा था, इसके राइट शोल्डर में बहुत बड़ा घाव था और खून नजर आ रहा था। तो ये वाला टाइगर तो हो नहीं सकता था जो रेन वाटर चैनल पे गिरा था, क्योंकि उसके तो बाएं कंधे पे गोली मारी गई थी। ये वही वाला हो सकता था जो इतनी देर तक पेड़ में अटका था और नीचे धड़ाम से गिरा था। अब ये गए एक जगह पे, एक चीड़ यानी पाइन के पेड़ का तना था, उसको उन्होंने पकड़ा और निशाना फिर से लगाया टाइगर के ऊपर। अब टाइगर इनसे थोड़ी ऊंचाई पर था और जो डिस्टेंस था करीब 400 गज का था। अब ये इंतजार करते रहे, जब टाइगर खड़ा हो गया इन्होंने फिर दूसरा निशाना लगाया। अब इनको लगा बंदूक की गोली बहुत धीमे चल रही है, तभी वहां से कुछ धूल उड़ी, टाइगर खड़ा हुआ, उसके बाद फिर वो चल पड़ा धीमी चाल से। इन्होंने सोचा दोबारा निशाना लगाना पड़ेगा, अब एक गोली की और जरूरत है, और वो गोली इन्होंने बेवकूफ़ी भरी हरकत करी थी जब वो
लुढ़क के जा रहा था, जबरदस्ती क्रेडिट लेने के लिए मरते हुए टाइगर समझ के उस पर गोली मार दी थी। अब इनके हाथ में खाली बंदूक थी, क्योंकि ये 5 गोलियां लेके आए थे। 3 तो टाइगर को मार दी, चौथी जब वो लुढ़क के जा रहा था तब मार दी, और 5वीं अभी मार दी। अब ये टाइगर को जाते हुए देख रहे थे। टाइगर चढ़ा धीमे धीमे और इनकी नजरों से ओझल हो गया। अब बोले बहुत से शिकारी बोलेंगे कि मैं .275 की राइफल लेके गया और अपने साथ केवल 5 गोलियां ही क्यों लेके गया, लेकिन मेरा जवाब कुछ ऐसा है। बोले मैं .275 इसलिए लेके गया क्योंकि मैं 20 साल से उसे यूज कर रहा था और मैं बहुत ही परिचित था उस बंदूक से। ये हल्की थी, बिल्कुल एक्यूरेट निशाना मारती थी और 300 गज की दूरी तक बहुत ही अच्छा निशाना मारती थी। और इनको कर्नल बार्बर ने बोला था कि भारी बंदूक मत लेके जाया करो, और जब कोई सटीक निशान लग सकता है हल्की से तो हल्की बंदूक ही यूज करो। बोले मैं सिर्फ 5 गोलियां लेके इसलिए गया कि उस दिन मैं शेर के शिकार पे नहीं जा रहा था, मैं केवल उस गांव तक जा रहा था जहां बच्चे को मारा गया था, और मुझे वहां भैंस बांध के इंतजार करना था टाइगर के आने का। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे 3 टाइगर मिल जाएंगे। बोले उसके बावजूद मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता अगर मैंने बेवकूफ़ी करके वो बिना मतलब में गोली ना चला दी होती जब वो टाइगर लुढ़क के जा रहा था। आदमियों को पता था कि साहब के पास केवल 5 गोलियां हैं, 5 गोलियां चल चुकी थी, और जब वो ऊपर से देख रहे थे कि 5 गोलियां चलने के बाद भी वो टाइगर चलता हुआ चला जा रहा है, तो माधव सिंह तेजी के साथ भीड़ को चीर कर निकल के आए और इनको गोलियां पकड़ाई। अब जो पहला टाइगर मारा था और जो ग्रॉसी स्लोप पे, और दूसरा जो रेन वाटर चैनल पे, दोनों मरे हुए पड़े थे। फुल्ली ग्रोन कब्स थे, मतलब उसकी माँ छोड़ने ही वाली थी, 2.5-3 साल के रहे होंगे। और वो जाहिर सी बात है कि वो माँ थी जिसको गोली लगने के बाद भी लंगड़ाते हुए वो बाहर निकल गई थी, और वही थी मैन ईटर ऑफ तल्ला देश, जो कि अभी भी जिंदा थी। अब इन्होंने माधव सिंह और डूंगर सिंह को बोला कि ये जो टाइगर मरे पड़े हैं इनको ले जाने का इंतजाम करो, और वो अकेले ही चल पड़े उस घायल शेरनी के पीछे उसको ढूंढने, क्योंकि अब इनके पास गोलियां आ चुकी थी। अब ये पूरे उसके खून के निशान फॉलो करते गए, जहां से लटक के वो नीचे गिरी थी, फिर उठ खड़ी हुई थी, और जहां इन्होंने अपनी आखिरी गोली मारी थी ये वहां पहुंचे। अब यहाँ पे उसके कुछ बाल पड़े हुए थे और काफी सारा खून पड़ा हुआ था, और वो जो गोली इन्होंने मारी थी इसके बगल से लगती हुई मिट्टी में लगी थी, तभी धूल उड़ी थी। उसके आगे थोड़े थोड़े से खून के धब्बे थे काफी इंटरवल के बाद, और धीरे धीरे खून के धब्बे मिलने बंद हो गए। उसके आगे कुछ घनी झाड़ियां थी जहां इनको डाउट था कि टाइगर्स ने शेल्टर लिया है, लेकिन क्योंकि अंधेरा हो चला था उसको ढूंढना ठीक नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कल मैं वापस आऊंगा और उस टाइगर्स को दोबारा ढूंढूंगा। तो दोस्तों ये पार्ट 5 खत्म हो गया। इसके आगे कहानी अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।